नमस्कार दोस्तों। दुनिया एक बड़े खतरे के सामने खड़ी है और वो ये है कि क्या विश्व युद्ध होगा। जिस तरह से रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो रही है, रूस का हमला ताबड़तोड़ जारी है, राजधानी कीव को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। रूस की फौज ने लगभग हर तरह से और हर तरफ से राजधानी को घेर लिया है। किसी भी देश की राजधानी को आप कब्जे में ले लेते हैं तो उसके बाद उस देश पर नियंत्रण करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वहां से ही सत्ता चलती है। सत्ता चलाने के जितने भी तंत्र होते हैं वह राजधानी के अंदर होते हैं। जैसे ही वहां की सरकार को आपने कब्जे में लिया, वहां के तमाम जो साधन संसाधन हैं वो आपके हाथ में आ जाते हैं, फिर समूचे देश पर नियंत्रण करना आपके लिए आसान हो जाता है। आज की रात यूक्रेन के लिए बहुत ही नाजुक और मुश्किल भरी रात है, क्योंकि रूस की सेना का अपना अनुमान है, उसकी जो तैयारी है वो ये है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया जाए और कीव से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। लेकिन समूचे यूक्रेन के तमाम हिस्सों में एक लीव शहर होता है जो बिल्कुल पश्चिमी हिस्सा है। तो बहुत सारे लोग कीव से निकल करके और लीव जा करके रहने लगे, भाग करके वहां चले गए कि लीव में हमला नहीं होगा। आप यूं समझिए कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो आप अरुणाचल से निकल के गुजरात चले गए, लेकिन हमला लीव में भी हो रहा है। और हमला नीचे दक्षिण का जो क्रीमिया के आसपास का इलाका है यूक्रेन का, उस पर भी हो रहा है। रूस ने जो हमला किया उसको समझिए कि रूस ने अपनी जमीन से हमला किया है, पड़ोसी देश बेलारूस की जमीन से हमला किया है। बेलारूस और यूक्रेन की सीमा लगती है। यूक्रेन का जो उत्तरी हिस्सा है वो बेलारूस से लगता है और पूर्वी दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ रूस है। तो तीन तरफ से रूस ने यूक्रेन को घेर रखा है और तीनों तरफ से उसकी फौजें बढ़ रही हैं, तीनों तरफ से हमले चल रहे हैं और यूक्रेन की सेना अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं रशिया के, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 फाइटर जेट्स यूक्रेन की आर्मी ने मार दिए हैं रशियन। बहुत सारे रशियन जवान भी मारे गए हैं, जैसे यूक्रेन के भी जवान मारे गए हैं। यूक्रेन में नागरिकों की भी मौतें हुई हैं रूस के हमले में। लेकिन जैसे जैसे रूसी फौज यूक्रेन के भीतर बढ़ती चली जाएगी, इस तरह के हालात बनेंगे। और आप देखें तमाम शहरों में तो लोग भाग रहे हैं, एक बदहवासी है, डर है। मेट्रो स्टेशन के नीचे जाकर के लोग छिप रहे हैं। वैसी तमाम जगहें जहां वो अपनी जान बचा सकते हैं वहां जाकर के पनाह ले रहे हैं। ये समूचे यूक्रेन की स्थिति है और इसमें संकट ये है कि वहां जो भारतीय हैं, पहले 20,000 थे, अब 18,000 के आसपास हैं। उन भारतीयों की जान भारत की सरकार कैसे बचाएगी, या फिर यूक्रेन के बाहर उन लोगों को लेकर के कैसे जाएगी। अभी प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, उस मीटिंग में एनएसए भी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये तमाम लोग थे। और यूक्रेन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा है, वो दुनिया के नेता हैं और मेरे देश को बचाने के लिए उनको आगे आना चाहिए, उनको पहल करनी चाहिए रूस को मनाने समझाने की। और वो आक्रमण मेरे देश पर जो किया है वो आगे ना बढ़े, अपने कदम पीछे खींचे, इस तरह का कोई प्रयास नरेंद्र मोदी की तरफ से होना चाहिए। ये हाई लेवल मीटिंग जो है, आज देर रात पुतिन से नरेंद्र मोदी की बातचीत होनी है और आज ही रात 11:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संबोधित करेंगे। जो बाइडेन के इस संबोधन पर दुनिया भर की नजरें हैं, क्योंकि अमेरिका, उसके जो मित्र देश हैं फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और नेटो के तमाम देश, वो अब इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि आर्थिक पाबंदी से रूस को नहीं रोका जा सकता है। आर्थिक पाबंदियां तो की ही जाएं, लेकिन रूस को सैनिक जवाब भी दिया जाए। जो सैन्य जवाब है वह भी रूस को दिया जाना चाहिए। यूक्रेन को बचाना और यूक्रेन के साथ खड़ा होना पूरे नेटो की जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है और वो बहुत लंबे समय से इंटरनल डिस्टर्बेंस का शिकार रहा है। जो यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जिसमें लुहांस्क आता है या फिर आप माने दोनेत्स्क आता है, तो उस इलाके में जो अलगाववादी ताकतें हैं वो सक्रिय रहती हैं और वो रूसी मूल के लोग हैं।
तो अब यूक्रेन के भीतर के जो आम नागरिक है, वहां की सरकार है, उसका रूस के साथ 36 का आंकड़ा इसलिए रहता है कि यूक्रेन के भीतर ही रूस अपने रूसी मूल के लोगों को सैनिक साजो सामान देता है, ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है और उनको यूक्रेन के भीतर लगातार जंग लड़ने के लिए कहता है या फिर उनको उस तरह का समर्थन देता है। यह जो 36 का आंकड़ा था, इस आंकड़े के कारण ही यूक्रेन ने फैसला किया कि वो नेटो की तरफ जाए, क्योंकि नेटो जो है एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है। ये तमाम देशों का एक सैन्य संगठन है। इनके बीच जो सहमति है वो कोई आर्थिक, कूटनीतिक, राजनयिक नहीं है। ये है कि एक देश दूसरे देश के बचाव में हमेशा खड़ा होगा। अगर एक देश पर हमला होगा तो वह हमला समूचे सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर के उसका सामना करेंगे। रूस जिस तरीके से यूक्रेन में दाखिल हुआ है, यूक्रेन अभी भी नेटो का मेंबर नहीं है, इसलिए नेटो के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि यूक्रेन हमारा अभी सदस्य देश नहीं है, इसलिए हम उसके लिए उस तरीके से नहीं लड़ सकते हैं जिस तरीके से हमको सदस्य देश के साथ या के लिए लड़ना चाहिए। फिर भी यूक्रेन की मदद हमें करनी है। लेकिन यह सारी बातें बेमानी हो जाती हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति कोई बयान देते हैं और वह बयान बहुत हद तक रूस के साथ एक युद्ध का होगा। और अगर यह बयान रूस के साथ युद्ध का है, नेटो की फोर्स, अमेरिका की फोर्स और रूस के आसपास आप देखेंगे तो जो 30 मेंबरान हैं नेटो के, उसमें से 28 देश जो हैं वो यूरोप के हैं और रूस के आसपास के हैं। जो सोवियत संघ था उससे अलग हुए जो देश थे, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे जो देश हैं वो रूस से लगे हुए हैं और ये नेटो के देश हैं। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ये सब नेटो के देश हैं। कभी ये साम्यवादी देश हुआ करते थे, रूस के प्रभाव में हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में साम्यवाद वहां से खत्म है और वो अमेरिका के मित्र देश हैं, नेटो के मेंबर हैं और ये सब रूस के पड़ोसी देश हैं। तो इन देशों से हमले जब रूस की तरफ चलेंगे, और रूस चूंकि अपने आप में भी एक ताकतवर मुल्क है, तो रूस उसका सामना करेगा और एक भीषण लड़ाई होगी। रूस के साथ चीन खड़ा है, तो सबसे बड़ा संकट जो है कि रूस और चीन ये दोनों देश साथ खड़े हैं, तो बाकी दुनिया के साथ लड़ने में ये बराबरी का मामला आकर के ठहर जाता है। चीन ने खुल करके रूस का समर्थन किया है और उसने कहा है कि जिस तरीके से नेटो या बाकी देश रूस के खिलाफ बयान दे रहे हैं या फैसला कर रहे हैं, आर्थिक पाबंदियां लगा रहे हैं, वो सरासर गलत है। कुल मिलाकर के वो आंख मूंद करके रूस के साथ जा रहा है, क्योंकि उसको अपना आने वाला समय दिखता है जिसमें वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। और जिस तरीके से यूक्रेन में दाखिल हुआ है रूस, वो एक आधार देता है चीन को ताइवान में दाखिल होने और ताइवान को चीन में मिलाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुतिन से बात करेंगे तो पुतिन उनके बीच में जो आज जीत होगी वो मौजूदा टकराव को कितना कम कर सकता है या युद्ध की जो आशंका है उसको कितना कम कर सकता है। दूसरी बात है कि जब जो बाइडेन आज रात में संबोधन करेंगे तो उस संबोधन में जो कुछ भी कहते हैं उसके बाद हालात कैसे बनते हैं। और आज की रात यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने और उसके सारे रास्तों को बंद करने की रूसी सेना की जो तैयारी है उसमें रूसी सेना कितना कामयाब होती है, और यूक्रेन के भीतर जितने भी आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है या एविएशन के जो इंस्टॉलेशंस हैं, उन सभी जगहों पर इंटरनल सिक्योरिटी के जो इंस्टॉलेशंस हैं उन तमाम जगहों को रूस निशाना बना रहा है। वो कह रहा है कि वहाँ के नागरिकों पर हम हमला नहीं कर रहे हैं, वहाँ के नागरिकों को रूसी सेना से कोई खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ के जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं और डिफेंस के जो लोग हैं उन पर लगातार हमला चल रहा है। और मैं यानी कि रूस और पुतिन वो पंगु बनाना चाहते हैं यूक्रेन को अपनी फौज के आगे, ताकि वो सरेंडर कर जाए और रूस मनमाने तरीके से यूक्रेन के साथ बर्ताव करे। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं वो कमोबेश एक बड़े खतरे का इशारा दे रही हैं। यूक्रेन में रूस की सेना का दाखिल होना, यूक्रेन के भीतर कोहराम का मचना, वहां लगातार बमबारी होना, यूक्रेन की सेना रूस की सेना के बीच युद्ध का चलना, यह एक लोकलाइज लेवल पर चल रहा है कि दुनिया के एक हिस्से में है। लेकिन जैसे ही नेटो या अमेरिका ये तय करते हैं कि अब रूस के खिलाफ हमला बोला जाए, रूस को यूक्रेन से बाहर निकाला जाए, तो फिर यह दुनिया भर में फैलेगा और फिर दुनिया में जब विश्व युद्ध होता है तो उसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा, हमारे यहाँ भी पड़ेगा।
तो पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें, बाकी कई तरह की क्राइसिस जो हैं वो दुनिया के सामने आती हैं, वो हमारे सामने भी आएंगी। दुनिया बहुत ग्लोबल हो चुकी है, आपस में बहुत जुड़ाव है एक दूसरे से, और जो व्यापार होता है वो बहुत खुला हुआ है। तो ऐसे में यूक्रेन और रूस दोनों के युद्ध में फंस जाने और नेटो अमेरिका के उस युद्ध में शामिल हो जाने के बाद दुनिया एक तरीके से ठहर सी जाएगी। और आप कहीं भी होंगे इस धरती पर तो आप ये चाहेंगे नहीं कि ऐसा हो, और ऐसा नहीं होने की सूरत जो है वो सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है, वो है राष्ट्रपति पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। लेकिन पुतिन की जो अपनी मानसिकता है, पुतिन का जो अपना तेवर है, या पुतिन का जो अपना सपना है, उसको आप समझते होंगे या समझते हैं, तो इस बात का दूर दूर तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कभी भी अपने कदम पीछे नहीं खींच सकते हैं। वो ये चाहेंगे नहीं कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर हो, या जब नेटो के सदस्य देश रूस पर हमला कर दें तो वो युद्ध यूं ही रुक जाए, बिना अंजाम तक पहुंचे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। दरअसल पुतिन जो हैं वो लंबे समय तक राष्ट्रपति बनने के लिए अपने संविधान में संशोधन करवा चुके हैं। 2024 में जो रूस में चुनाव होंगे उसमें वो फिर से राष्ट्रपति पद के दौर में शामिल हो सकते हैं। पहले रूस में क्या था कि 2 बार से ज्यादा, अमेरिका में है, आप राष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं। तो 2000 से लेकर के 2008 तक पुतिन राष्ट्रपति थे। 8 से 12 वो नहीं थे, लेकिन 8 से 12 के बीच में एक संशोधन हुआ कि राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का, वो 4 साल का नहीं बल्कि 6 साल का होगा। 2014 में पुतिन फिर आ गए, क्योंकि 2 साल का सीधा कार्यकाल उनका खत्म हो गया था। तो 2008 के बाद 2012 में पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने, और 2 टर्म उनके पूरे हुए, 6 साल 6 साल के 12 साल। 2024 में 12 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले 2020 में उन्होंने एक संशोधन करवाया, और संशोधन ये है कि अगले 2 चुनावों तक वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में या राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। और माना यह जाता है कि पुतिन के आगे रूस में किसी के भी जीतने की संभावना नहीं है, यानी कि 2036 तक वो रूस का राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। यह सिर्फ उनकी मंशा नहीं है, बल्कि इसके साथ एक बड़ा सपना पाले हुए हैं, और सपना ये है कि वो रूस में सबसे बड़े नेता के तौर पर याद किए जाएं, वो लेनिन से भी बड़ा कद अपना कर जाएं इतिहास में। ऐसा सपना है उनका, ऐसा मंसूबा है उनका। और इसके लिए जो सोवियत संघ पहले टूटा 1991 में, जिससे 15 देश निकले रूस समेत, उन सभी देशों को जोड़ करके वो पुराना सोवियत संघ खड़ा करें। और यूक्रेन उस सोवियत संघ का एक देश है। यूक्रेन अगर मेंबर कंट्री बनता है नेटो का, तो फिर नेटो यूक्रेन पर कब्जा करना या फिर सोवियत संघ को सपने को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टकराव नेटो कंट्रीज का रूस के साथ सीधा हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ये 3 देश ऐसे हैं जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, यह तीनों जो पृष्ठभूमि है एक सी है। वैसे आप एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो ऊपर के 3 कंट्रीज हैं रूस से लगते हुए पश्चिम और उत्तर की तरफ, वह भी नेटो के मेंबरान हैं। लेकिन उन देशों पर कब्जा करना रूस के लिए आसान होगा। यूक्रेन थोड़ा बड़ा है, और यूक्रेन बफर जोन देता है नेटो और रूस के बीच में। अगर नेटो की फोर्स यूक्रेन तक आ जाती है, यूक्रेन मेंबर बन जाता है नेटो का, तो फिर उनकी सरहद पर, रूस की सरहद पर नेटो की फोर्स आकर के खड़ी हो जाएगी। वो चाहते ऐसा नहीं है, और उनका सपना चूंकि सोवियत संघ को दोबारा खड़ा करने का है, इसलिए यूक्रेन से बाहर निकलना पुतिन के लिए आज की तारीख में संभव नहीं है। अगर पुतिन को आप समझते हैं तो, उनके अड़ियलपन को, उनकी जिद को जानते हैं, या कुछ हद तक उनके सनकीपन को समझते हैं तो कुल मिलाकर के पुतिन ने अपने लंबे कार्यकाल के पीछे एक जो सपना रखा है वो सोवियत संघ को खड़ा करने का है, और उस सोवियत संघ को खड़ा करने की तरफ यह पहला कदम है यूक्रेन पर कब्जा करना। और इसके लिए अगर लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी तो वो लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि लड़ाई कितनी भयानक होगी, कितनी भीषण है, और इसकी कीमत रूस को क्या चुकानी पड़ेगी, दुनिया को क्या चुकानी पड़ेगी, ये समय बताएगा। लेकिन आज की रात 2 बातों पर खास तौर पर दुनिया की नजर रहेगी। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में क्या बातचीत होती है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संबोधन में क्या कहते हैं।
इंडिया न्यूज आप लगातार देखते रहिएगा। इंडिया न्यूज पर पल पल की खबर इस क्राइसिस को लेकर के, यूक्रेन युद्ध को लेकर के हम देते रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम चाहते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से बातें समझा पाएं। हम यह भी चाहते हैं कि जो स्थितियां वहां की हैं वो आप ठीक से जान पाएं। जिस तरीके से युद्ध हो रहे हैं और जिन जिन देशों की उसमें शिरकत हो सकती है उन देशों को आप जान पाएं, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी समझ पाएं। एक्सपर्ट्स के साथ हम बैठते हैं, डिप्लोमैट्स के साथ बैठते हैं, डिफेंस के जानकार के साथ बैठते हैं और हम ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जो पूरा संकट है वो क्या है, कहां है, कैसा है और इसका नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन चलते चलते मैं उम्मीद करता हूं कि जो 1800 के आसपास भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन सबों की सकुशल देश वापसी होगी और बहुत जल्दी ही वो यूक्रेन से बाहर निकाल लिए जाएंगे और यूक्रेन का संकट भी किस मोड़ जाता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि आप लगातार इंडिया न्यूज़ देखते रहिए और इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिएगा।